Today we will start talking about liqueur, amni और amniotic fluid. Fluid मतलब liquid, ठीक है. amniotic fluid कौन सा fluid है? जो fetus के चारों तरफ होता है, यूट्रस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है. What is this? This is अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर, ठीक है. तो जैसे बॉडी में कहीं पर भी हम फ्लूइड की बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट वाली बात यह है कि जहां पर भी हम फ्लूइड की बात करेंगे, फ्लूइड के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज ऑलवेज ऑलवेज अल्ट्रासाउंड, ठीक है. ये आप कॉन्सेप्ट बना सकते हो. मतलब कहीं पर भी आपको बॉडी में कोई फ्लूइड चेक करना है, चाहे वो लंग्स में देखना हो, चाहे आपको एब्डोमिनल कैविटी में देखना हो, चाहे ब्रेन में देखना हो, अगर इफ यू कैन, क्योंकि अगर एडल्ट का ब्रेन है उसमें तो क्या है कि बोन फॉर्मेशन हो चुकी है, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स है वो जा नहीं सकती डीपर. अदरवाइज जहां पर भी फ्लूइड जमा होगा, फ्लूइड के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज ऑलवेज ऑलवेज अल्ट्रासाउंड, ठीक है. तो आज हम किसकी बात करने वाले हैं? एमनियोटिक फ्लूइड की बात करेंगे. तो इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगी? अल्ट्रासाउंड. कभी भी सीटी नहीं होगा, कभी भी एमआरआई नहीं होगा, अदर कोई इन्वेस्टिगेशन हमारे लिए जरूरी नहीं है, ठीक है. तो अल्ट्रासाउंड ये क्या है? ये अपना यूट्रस, यूट्रस के अंदर ये फीटस, ये अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड से प्लेसेंटा, फीटस को मदर से जोड़ने का काम अम्बिलिकल कॉर्ड और अम्बिलिकल कॉर्ड से प्लेसेंटा. ये चारों तरफ जो पानी भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, दैट इज एमनियोटिक फ्लूइड. और इसको हम खींच के एमनियोसेंटेसिस करके खींच के इस फ्लूइड को चेक कर सकते हैं, ठीक है. तो अब इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करना चालू करें. अब इसके बारे में क्या क्या बात करेंगे, ये बनता कैसे है, हाउ डज इट फॉर्म्स, ठीक है. ये एब्जॉर्ब कैसे होता है, ठीक है. फ्लूइड है, कंटिन्यूस बनता रहेगा, एब्जॉर्ब भी होता रहेगा, ठीक है. इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, इसका कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए, इसके एबनॉर्मल कलर्स क्या है और इसका बेसिक फंक्शन क्या है, इनके बारे में हम डिटेल में अभी देखेंगे, ठीक है. अब बात करें कि एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन. फॉर्मेशन मतलब ये बनता कैसे है, ये फ्लूइड आता कहां से है, ठीक है. तो ये फ्लूइड कहां से आता है? फीटस है, फीटस का कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ मदर से होता है, वो वाया अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा से होता है. तो आएगा तो सारा वहीं से, तो फ्रॉम एमनियन ऑफ प्लेसेंटा पे आता है, ठीक है. फीटल स्किन ओनली बिफोर 20 वीक्स. क्यों? 20 वीक्स के बाद में तो क्या फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, तो वहां से वो लीक नहीं कर सकता, बिकॉज आफ्टर दैट केराटिनाइजेशन अकर्स, ठीक है. पोटेंशियल क्वेश्चन, जहां पर भी कोई ऐसी चीज हो जो कि स्ट्राइकिंग हो, जो कि डिफरेंट है, जो कि रूटीन में नहीं है, दैट में बी आस्क्ड इन एग्जाम्स, ठीक है. तो फिटल स्किन है, फिटल स्किन का केराटिनाइजेशन कब होगा? तो 20 वीक के बाद में, ठीक है. तो 20 वीक के आसपास ये केराटिनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. तो 20 वीक से पहले क्या है, जब नॉन केराटिनाइज स्किन है तब उससे भी फ्लूइड बाहर निकल सकता है, तो वो भी फॉर्मेशन कर सकता है. अम्बिलिकल कॉर्ड, बच्चे का कनेक्शन, ठीक है. और फीटल यूरिन, बच्चा स्वेलो करता है, अंदर जाता है फ्लूइड और फिल्टर करता है, किडनीज वर्क करना स्टार्ट कर देती हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट फीटल यूरिन इसका कंपोनेंट होता है, ठीक है. इसीलिए जब हम देखते हैं कि फ्लूइड है वो कम बना हुआ है, तो हमारा ध्यान किस पे जाता है कि हो सकता है किडनीज डेवलप न हुई हो, या फिर कोई रीनल पैथोलॉजी हो सकती है, या फिर ऐसी दवाई जो कि किडनीज को सप्रेस करती है, उन दवाइयों से एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन है वो कम होगा, ठीक है. उसके बाद में इसके बारे में बात करें, एट द टाइम ऑफ टर्म फिटल यूरिन आउटपुट कितना होता है? तो फिटल यूरिन आउटपुट एट द टर्म, ठीक है, 400 to 1200 ml पर डे, ठीक है. लगभग अडल्ट के बराबर आ जाता है, ठीक है. फिटल स्वेलोज अराउंड 400 to 700 ml ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट 12 वीक्स, और 12 वीक पर ये स्टार्ट स्वेलोइंग, ये स्वेलो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है. प्रेशर विद इन द एमनियोटिक कैविटी ये कितना होता है? तो 5 to 9 mm ऑफ मिलीमीटर ऑफ मरकरी ये होता है, ठीक है. एमनियोटिक फ्लूइड है वो कंप्लीटली चेंज कितनी देर में हो जाता है? तो ये दिस गेट्स चेंज एवरी 3 आवर्स, हर 3 घंटे में सारा का सारा जो फ्लूइड है वो चेंज हो जाता है. इसके एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करें, ये तो इसका सिक्रेशन हो गया. सिक्रेट कैसे करते हैं? स्वेलो करता है, किडनी सिक्रेट करती है, स्किन से सिक्रेट हो जाता है, प्लेसेंटा से आ जाता है, ठीक है. अब बात करें इसके एब्जॉर्प्शन की, तो एब्जॉर्प्शन कहां से होगा? तो जो यूरिन उसने करा या फिर जो फ्लूइड बाहर निकला उसको क्या कर जाएगा? फीटस वापस से स्वेलो करता है, ठीक है. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है.
swallowing, वापस से उसको swallow करता है। इससे क्या सारे सिस्टम्स डेवलप हो रहे होते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन थ्रू एमनियन कवरिंग ऑफ प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड, ये बनाते भी हैं और ये एब्जॉर्ब भी करवाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, बन भी गया ये और एब्जॉर्ब भी हो गया। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, इसमें क्या क्या इसके पेक्यूलियर फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करें इसके पीएच की, तो पीएच इज 7.1 टू 7.3, ठीक है। 7.1 टू 7.3 तो मतलब स्लाइटली क्या है, ये एसिडिक है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी तो 1.008 टू 1.010, ठीक है। ऑस्मोलैरिटी इज 250 मिलीमोल्स पर लीटर, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, हाइपोटोनिक हो गया, ठीक है। ब्लड से कैसा है, हाइपोटोनिक। हाइपो मतलब उससे कम है, टोनिसिटी है वो कम है। आइसोटोनिक मतलब इक्वल है और हाइपोटोनिक मतलब टोनिसिटी है वो ज्यादा है। तो ये कैसा है, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक क्या कर सकता है, हाइपोटोनिक ब्लड के अंदर घुल जाएगा। हाइपरटोनिक होगा ब्लड से तो ब्लड को अपने अंदर घुला लेगा। आइसोटोनिक होगा तो वो मैच करते हैं, ठीक है। यूरिन की कितनी होती है, तो यूरिन कितना फॉर्मेशन है, तो 300 टू 1300 मिलीओस्मोल पर लीटर, और ब्लड की कितनी होती है, तो 275, ठीक है। तो ये 275 300 दोनों से इसकी क्या है, ऑस्मोलैरिटी है वो कम होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब बात करें हम इसके कलर के बारे में, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल कलर कैसा होगा, तो नॉर्मली क्या होगा, ये दिस विल बी कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होगा, ये पानी जैसा होगा, ठीक है। अब पेल स्ट्रो कलर्ड इसका स्लाइटली थोड़ा रहता है, उसका रीजन क्या होता है, तो डिस्क्वेमेटेड सेल्स फ्रॉम स्किन। ये 20 वीक बाद में क्या है, वो केराटिनाइजेशन हो गया, सेल्स है बॉडी की वो भी कंटिन्यूस चेंज होती रहती है, तो जो डिस्क्वेमेटेड सेल्स होंगी उनसे इसका पेल स्ट्रो कलर होगा। और टर्बिड कलर होगा उसको हम बोलेंगे वर्निक्स कैसियोसा, ठीक है। अब इसके कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन में जैसे इसका कलर है वो पानी जैसा है, तो इसमें मेनली कंपोनेंट क्या होगा, पानी, ठीक है। पानी कितना होगा, तो 98 टू 99% इसमें पानी होगा, ठीक है। तो व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, तो मेन कंपोनेंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड विल बी वाटर, ठीक है। अब इसमें सॉल्वेंट्स और सॉल्यूट्स मिले हुए होंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, उनमें हम डिवाइड कर सकते हैं। सोडियम पोटेशियम क्लोराइड मेनली होते हैं, ठीक है। इसमें थोड़े बहुत सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलेंगे, लेनुगो, ये लेनुगो। वर्निक्स कैसियोसा टर्बिड कलर वाला, ठीक है। डिस्क्वेमेटेड सेल्स फ्रॉम स्किन, यूरिनरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वेजाइना ऑफ फीटस, मतलब बॉडी के जो भी सरफेसेस हैं, स्किन चाहे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर से वो फ्लूइड बाहर निकल के आ रहा है तो यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी, बच्चा फीटस है वो स्वेलो भी यही करता है और रेस्पिरेट भी यही करता है। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की सेल्स हैं, वेजाइना है, जितने भी मतलब एक्सपोज्ड पार्ट हो सकते हैं, उन सारे के सारे कंपोनेंट इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये तो हो गया नॉर्मल कलर की बात। अब इसमें एबनॉर्मल कलर्स पाए जाते हैं एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो एबनॉर्मल कलर से कौन सा कलर क्या सिग्निफाई करता है, क्या बताता है, उसके बारे में बात करें तो एबनॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। अब मिकोनियम स्टैंड या ग्रीनिश कलर और पी सूप्ड कलर, ठीक है। व्हाट इज मिकोनियम, तो स्टूल ऑफ बेबी इज मिकोनियम। मिकोनियम बेबी अगर स्टूल इंट्रायूट्राइन पास कर देता है तो दैट इज ए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, ठीक है। अब वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपको आइडेंटिफाई कैसे होगी, तो यू विल सी एमनियोटिक फ्लूइड, और एमनियोटिक फ्लूइड में ग्रीनिश कलर होगा या फिर पी सूप्ड एमनियोटिक फ्लूइड होगा, तो व्हाट यू विल गेस दैट बच्चे ने स्टूल पास कर दिया है, ये मिकोनियम स्टैंड है, ठीक है। और स्टूल पास करता है तो बच्चे के लिए ये डेंजरस है, क्योंकि बेबी स्वलो भी वही करता है और रेस्पिरेट भी वही करता है। तो जो स्टूल है वो अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला गया तो बच्चा किस में चला जाएगा, फिटल डिस्ट्रेस और फिटल हाइपोक्सिया में चला जाएगा, ठीक है। अब इसका कलर हो सकता है गोल्डन कलर भी हो सकता है, ठीक है। गोल्डन कलर किसको बताएगा, तो एक सिचुएशन होती है RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। व्हाट इज RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, रेसुस फैक्टर पॉजिटिव फादर का और मदर का नेगेटिव है, तो क्या होगा कि RH इनकॉम्पेटिबिलिटी होगी। नेगेटिव मदर के लिए पॉजिटिव फादर है तो उसमें क्या रहेगा कि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन गई, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट बेबी तो नॉर्मल डिलीवर हो जाएगा। बट जैसे जैसे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जैसे जैसे प्रेगनेंसीज बढ़ती जाती हैं तो पहले से प्री फॉर्म जो एंटीबॉडीज हैं वो उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि
वो आरबीसीज हैं वो डिस्ट्रॉय होंगी, आरबीसीज डिस्ट्रॉय होती हैं तो उनसे क्या बनता है, बिलिरुबिन बनता है, और बिलिरुबिन का बनना और स्किन के नीचे जमा होना या चारों तरफ फैलना उसको हम क्या बोलते हैं, जॉन्डिस। ठीक है, तो उसमें बच्चे का कलर क्या रहेगा, दैट विल बी गोल्डन कलर, इट इंडिकेट्स RH इनकॉम्पिटिबिलिटी। ये सारे के सारे पोटेंशियल क्वेश्चंस है, तो आप कॉन्सेप्ट वाइज इनको समझते रहो कि गोल्डन कलर का रीजन क्या है, RH इनकॉम्पिटिबिलिटी। अगर ग्रीन कलर का है या पी सूप कलर है तो इसका रीजन मिकोनियम हो सकता है, और मिकोनियम होगा तो मिकोनियम क्या है, फर्स्ट टूल ऑफ बेबी इज मिकोनियम, और मिकोनियम अगर आ गया तो मिकोनियम कहाँ चला जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला गया तो वहां पर भी वो क्या करेगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस करवाएगा। अब मिकोनियम कैन, ये अपना एमनियोटिक फ्लूइड कैन बी डार्क कलर्ड। डार्क कलर्ड क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स कॉन्सील्ड एक्सीडेंटल हेमरेज। हेमरेज जहां पर भी नाम आता है, मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, अभी भी वापस बता रहा हूं कि हेमरेज मींस ब्लीडिंग। ठीक है, जैसे ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग होने की वजह से ब्लीडिंग की परेशानियां स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये कलर कैसा हो सकता है, ब्लीडिंग की वजह से डार्क कलर्ड। ठीक है, डार्क कलर्ड ब्लड, डार्क कलर्ड स्टूल, डार्क कलर्ड वोमिटिंग, और ये क्या है, डार्क कलर्ड एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, अब डार्क ब्राउन कलर और टोबैको जूस, तो ये क्या इंडिकेट करता है, दिस इंडिकेट्स IUD, इंट्रा यूटेराइन डेथ। ठीक है, डार्क कलर का, डार्क ब्राउन कलर का अगर मान लो एमनियोटिक फ्लूइड आता है तो दिस इज एन सीरियस सिचुएशन, ये सीरियस सिचुएशन है। इसमें क्या ध्यान रखना है कि बेबी में भी इंट्रायूटेराइन डेड। ठीक है, ग्रीनिश येलो कलर और सेफ्रॉन कलर। ठीक है, ये किस में हो सकता है, तो पोस्ट मैच्योरिटी या पोस्ट टर्म और पोस्ट डाटिज्म, मतलब जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी या फिर 42 वीक्स के बाद में भी कई बार डिलीवरी कंटिन्यू, ये डिलीवरी नहीं होती है और प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोस्ट डाटिज्म, पोस्ट मैच्योरिटी और पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। ठीक है, तो उनमें कैसा कलर रहेगा, ग्रीनिश येलो और सेफ्रॉन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड हो सकता है। ये हर एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है जिससे पोटेंशियल क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब बात करें हम इसकी फंक्शंस की, कि एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में बात तो कर ली, बन गया, एब्जॉर्ब हो गया, उसकी पैथोलॉजीज हो गई, उसके कलर चेंज हो गए। अब इसका फंक्शन क्या है, तो होना क्या है कि यूट्राइन कैविटी में एक सर्टेन प्रेशर पे यूट्रस को फुला के रखना है, डिस्टेंड करके रखना है, ताकि अंदर बेबी है वो ग्रो करता रहे। मदर है वो चलती है, फिरती है, काम करती है, तो उसमें क्या है, बेबी को झटका लग सकता है। अगर मान लो सीधा वो बोन पेल्विस के ऊपर टिका हुआ रहेगा तो वहां पे उसको इंजरीज हो सकती है। तो ये इंजरीज प्रिवेंट करने के लिए मेनली एमनियोटिक फ्लूइड होता है। तो व्हाट इज मेन फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड का मेन फंक्शन होता है दैट इज प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एक्ट एज एन शॉक एब्जॉर्बर। मदर चल रही है, तेज चल रही है, उस टाइम भी बेबी को कोई हिट नहीं हो रहा, कोई नुकसान नहीं हो रहा। एक्ट एज ए कुशन, मतलब तकिए पिल्लो का कवर काम करता है ताकि कहीं भी बेबी को चोट न लगे। मेंटेन्स टेम्परेचर, ठीक है, बेबी को सर्टेन टेम्परेचर चाहिए, क्यों, क्योंकि उसका खुद का सिस्टम अभी तक डेवलप हुआ नहीं है, तो उस फिटस को एक सर्टेन टेम्परेचर पे रखना है। तो इसका फंक्शन भी मेनली कौन करता है, एमनियोटिक फ्लूइड। ड्यूरिंग लेबर क्या करता है, तो ड्यूरिंग लेबर क्या करेगा, ये लीक होगा, और ये कैसा फ्लूइड होता है, स्टेराइल फ्लूइड होता है। तो स्टेराइल फ्लूइड होता है तो जेनेटिलियाज क्या है, जेनेटिलियाज में वेरियस पैथोजेंस, वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो एवरी टाइम प्रेजेंट रहते हैं। तो वो जो प्रेजेंट रहते हैं उनको वॉश आउट करने का काम, ये स्टेराइल बनाने का काम ये कौन करेगा, ये फ्लूइड करता है। दूसरा क्या करेगा, इसका सर्वाइकल डायलेटेशन और इन्फेक्शंस को कंट्रोल करेगा। इसका क्लिनिकली क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्लिनिकली हम एमनियोटिक फ्लूइड से क्या क्या चीजें देख सकते हैं, तो क्लिनिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब फिटस का मदर से कनेक्शन है और उस कनेक्शन को ये प्रेजेंट कर रहे हैं, फिजिकली प्रेजेंट कर रहे हैं। एमनियोटिक फ्लूइड एडिक्वेट है, नहीं है, एमनियोटिक फ्लूइड कम तो नहीं है, एमनियोटिक फ्लूइड का कलर क्या है, ठीक है। तो वो सारी चीजें देख के हम एसेस कर सकते हैं कि बेबी ठीक है अंदर, ठीक है। टू एसेस फीटल वेलबींग, इंडक्शन ऑफ एबॉर्शन बाय इंस्टिलेशन ऑफ हाइपरटोनिक यूरिया और सेलाइन। मतलब क्या हुआ कि लेबर इंड्यूस करवाना है, मदर प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया में जा रही है, या फिर अदर कुछ कोई इंडिकेशंस है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, इसमें हाइपरटोनिक यूरिया और सेलाइन डाल के लेबर इंड्यूस भी करवा सकते हैं।
टू डायग्नोस कि ये फ्लूइड एडिक्वेट है, कम है या फिर ज्यादा है। कम है तो मतलब किडनीज प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, ज्यादा है तो उसका अदर पैथोलॉजी है जिनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एमनियोटिक फ्लूइड है वो कोई भी न्यूट्रिशन फीटस को नहीं प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड बेबी को कोई भी न्यूट्रिशन नहीं देता है, तो अगर नहीं देता है तो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब बात करें हम इसके वॉल्यूम के बारे में, ठीक है। तो वॉल्यूम अलग अलग वीक्स पे अलग अलग होगा। जैसे 10th वीक पे ये वॉल्यूम होगा अराउंड 25 to 30 ml, ठीक है। 12th वीक पे ये 50 हो जाएगा और 20 पे 400 हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, 2 4, ठीक है। 20 पे 400 हो जाएगा। 36 to 38 वीक्स पे ये मैक्सिमम होता है, पीक। ये कंफ्यूजन वाली चीज है। कंफ्यूजन वाली चीज कैसे है, हम लोग टर्म मानते हैं 40 वीक्स को, टर्म 40 वीक्स को मानते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या मैथ्स का रेस्पॉन्स क्या रहेगा कि जब मैक्सिमम डेज निकलेंगे तब फ्लूइड भी मैक्सिमम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। ये 36-38 वीक्स पे मैक्सिमम होता है और 40 वीक्स पे कम हो जाता है, 600 to 800 ml के आसपास रह जाता है। जो पहले 1 लीटर था अब 600 to 800 ml रह जाता है। अब अगर ये चेंजेस हैं तो इस पे क्वेश्चन भी ज्यादा पूछने की संभावना रहती है। अब ये क्या है, 42 के बाद में क्रॉस कर गया तो ये और कम हो गया, 44 वीक्स पे और कम हो गया। और अगर ये लेस देन 200 ml होता है, ठीक है, एट टर्म, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओलिगो हाइड्रो एमनियोस, ठीक है। ओलिगो का मतलब होता है, ओलिगो जहां पर भी नाम आ जाए तो मतलब कम, ठीक है। हाइड्रो मतलब पानी, फ्लूइड, लिक्विड, ठीक है। एमनियोस मतलब एमनियोटिक फ्लूइड, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड है वो कम है, ठीक है। अब अगर ये मोर देन 2 लीटर्स हो जाए, 2000 ml हो जाए एट टर्म, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोली। पोली मतलब ज्यादा, जहां पर भी पोली लगता है मतलब ज्यादा, ओलिगो लगता है मतलब कम। आपके मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपकी टर्मिनोलॉजी से सोल्व हो जाते हैं। अगर आपको टर्मिनोलॉजी प्रॉपर्ली समझ में आती है तो यू कैन आंसर इट वेरी इजीली, ठीक है। पॉलीहाइड्रोएमनियोस, ठीक है। तो कितने पे बोलेंगे हम, तो 2 लीटर्स पे हम बोलेंगे पॉलीहाइड्रोएमनियोस और 200 ml से कम पे हम बोलेंगे ओलिगो। ओलिगो मतलब कम, पोली मतलब ज्यादा, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करें सिंगल डिपेस्ट पूल के बारे में। सिंगल डिपेस्ट पूल, सिंगल मतलब इकलौता, डिपेस्ट मतलब गहरा, पूल मतलब कलेक्शन, ठीक है। तो नॉर्मल सिंगल डिपेस्ट पूल कितना होता है, 2 to 8 सेंटीमीटर का होता है। ये कैसे नापोगे आप, ये नापने के लिए जब मैंने अभी आपको लेक्चर के इनिशियली बताया था, जब भी बॉडी में फ्लूइड देखना होता है, व्हाट इज बेस्ट इन्वेस्टिगेशन, अल्ट्रासाउंड। तो सोनोग्राफी से आप देख सकते हो। इफ लेस देन 2 सेंटीमीटर उसको हम क्या बोलेंगे, ओलिगो, और मोर देन 25 तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोली, ठीक है। अब ये बात करते हैं हम थोड़ी सी एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स के बारे में, ठीक है, ठीक है। नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कितना होता है, 5 से 25 सेंटीमीटर। लेस देन 5 सेंटीमीटर ओलिगो और मोर देन 25 इज पोली। ये आप देख सकते हो कि ये सिंगल डिपेस्ट पूल इन डिफरेंट चैम्बर्स, ठीक है। बेबी का लाई कैसा है, पोजीशन क्या है अभी, उसके आधार पे आप चेक कर सकते हो। अब हम बात करें एबनॉर्मलिटीज के बारे में। थोड़ा तो देख लिया, थोड़ा और देख लेते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि इससे पोटेंशियल क्वेश्चंस बनते हैं। ओलिगो हमने बता दिया, लेस देन 200 ml, ठीक है। सोनोग्राफिकली ओलिगोहाइड्रोएमनियोस इज डिफाइंड एज एब्सेंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड और सिंगल क्वाड्रेंट में मैक्सिमम वर्टिकल डायमीटर इज लेस देन 2 सेंटीमीटर। ये हम बात कर चुके हैं। और एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स इज AFI। सारी चीजें आप लॉजिक से आंसर कर सकते हो। कैसे, क्या देखना है आपको, एमनियोटिक फ्लूइड, बॉडी में जहां पर भी फ्लूइड देखना है, व्हाट इज बेस्ट इन्वेस्टिगेशन, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से आप कैसे देखोगे ओलिगो, तो वॉल्यूम देख लोगे, वॉल्यूम कितना है, ठीक है। वॉल्यूम अगर 200 से कम है ओलिगो, ठीक है। सोनोग्राफी के लिए देखना है तो आप डायमीटर्स देख लो और वो सिंगल डिपेस्ट पूल देख लो और AFI देख लो। अब कॉजेज के बारे में बात करें कि ये ओलिगो, ये पानी कम क्यों हुआ, एमनियोटिक फ्लूइड है ये कम क्यों हुआ, ठीक है। अगर बात करी जाए ड्रग्स के बारे में, सिंपल अगर आपको सिंगल चीज याद रखनी हो, किडनी याद रखो। किडनी यूरिन बनाने का काम करती है, फीटस में एमनियोटिक फ्लूइड बनाने का काम करती है। किडनी की कोई भी बीमारी होगी,
फ्लूइड कम बनेगा। किडनी के लिए कोई भी ड्रग यूज कर लोगे फ्लूइड कम हो जाएगा, ठीक है। या फिर फ्लूइड का लॉस हो सकता है, या फिर वो एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा, ठीक है। ड्रग्स के बारे में बात करें तो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेस इनहिबिटर और एस इनहिबिटर्स। एस इनहिबिटर्स कहाँ काम कर रही होती है, रीनल पे। इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन IUGR, कोई पैथोलॉजी है जिसकी वजह से IUGR हो रहा है, तो उन सब पैथोलॉजीज में ओलिगोहाइड्रोएमनियोस मिलेगा, ठीक है। फ्लूइड है वो बना बट लीक कर गया, ठीक है। लीक एमनियोसेंटेसिस मतलब आपने खींचा तब भी, या फिर कोरियोनिक विलस सैंपलिंग। ये क्या है, जेनेटिक टेस्टिंग के मार्कर्स होते हैं, या फिर फिटल वेलबिंग देखने के लिए आप एमनियोटिक फ्लूइड एस्पिरेट करके देखते हो, उस टाइम पे भी ये कम हो सकता है, ठीक है। मैटरनल हाइपरटेंशन और प्री एक्लेम्सिया। मैटरनल हाइपरटेंशन और प्री एक्लेम्सिया कैसे करेंगे, किडनीज क्या है, मदर की किडनीज अगर हाइपरटेंसिव हो रखी हैं उसके लिए आपने कोई ड्रग्स दी, या फिर रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है मदर का, है। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस की वजह से क्या होगा, वो स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है, नस वेसल है वो स्पाज्म में है, तो किडनी तक प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच रहा है। किडनी तक प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो उस सिचुएशन में बॉडी क्या करेगी, बॉडी विल ट्राई टू कंपनसेट इट। बॉडी धक्का मारेगी कि ये वेसल है, ये वेसल मैं ओपन कर देती हूँ प्रेशर बढ़ा के, और जैसे प्रेशर बढ़ाएगा तो बॉडी में ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड के प्रेशर बढ़ने को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। और अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसमें क्या हो सकते हैं, प्री एक्लेम्सिया हो सकते हैं, ठीक है। पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, जैसे हमने पहले इंडेक्स में भी देखा था कि जैसे जैसे पोस्ट डार्टिज्म बढ़ता है फ्लूइड वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन PROM, ठीक है, मेम्ब्रेन रप्चर होगी तो पानी बाहर निकल गया। एमनियोन नोडोसम, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज लाइक ट्राइप्लोडी, रीनल एनोमलीज लाइक ऑफ फिटस लाइक डिक्रीज यूरिन प्रोडक्शन, किडनी बनी नहीं, रीनल एजेनेसिस, और कोई यूरिथ्रा में कहीं रुकावट है, यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन है, और पोस्टीरियर यूरिथ्रल वॉल्स है, मतलब जो यूरिन का जो रास्ता है उसमें कहीं रुकावट है, किडनी बनी नहीं है, तो इन सब सिचुएशन में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ओलिगोहाइड्रोएमनियोस। ओलिगोहाइड्रोएमनियोस क्या है, तो ओलिगो मीन्स कम, हाइड्रो मीन्स फ्लूइड, और एमनियोस मतलब एमनियोटिक फ्लूइड। हम बात करें साइन और सिम्टम्स के बारे में कि ओलिगोहाइड्रोएमनियोस का उसकी फीमेल है वो कैसे प्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो उस प्रेगनेंसी में क्या रहेगा, यूट्रस इज स्मॉलर, क्योंकि फ्लूइड ही नहीं है, फ्लूइड नहीं है तो यूट्रस का डिस्टेंशन कम है। फंडल हाइट, जो फंडल हाइट हम देखते हैं जो वीक्स पे बढ़नी चाहिए उस अकॉर्डिंग वो बढ़ी नहीं है। फंडल हाइट इज लोअर देन पीरियड ऑफ एमनोरिया, मतलब जितनी एक्सपेक्टेड होनी चाहिए, अम्लाइकस से क्रॉस करनी चाहिए या ऊपर तक आ जानी चाहिए, जीफिस्टर्नम तक आ जानी चाहिए, बट वो नहीं है, उससे कम लग रही है, ठीक है। यूट्रस इज फुल ऑफ फिटस, फ्लूइड नहीं है तो जैसे आप पल्पेट करके छू के देखोगे तो सीधा बेबी के बॉडी पार्ट्स हैं वो सीधे छूने में आ जाते हैं। चांसेस ऑफ माल प्रेजेंटेशन आर इंक्रीज्ड, फ्लूइड ही नहीं है तो बेबी को रोटेट करने के लिए स्पेस भी नहीं है, रोटेट करने के लिए स्पेस नहीं है, तो चांसेस ऑफ माल प्रेजेंटेशन आर ऑलवेज हाई। अब हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ माइल्ड ओलिगोहाइड्रोएमनियोस, ठीक है। ज्यादा होगा तो हम सोच सकते हैं कोई किडनी पैथोलॉजीज हो सकती हैं, माइल्ड है तो क्या सोचेंगे, माइल्ड है तो हमें नहीं पता, ठीक है, हमें नहीं पता तो हम उसको क्या लिखते हैं, IDIO इडियोपैथिक, ठीक है, हमें नहीं पता, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सीवियर के लिए तो क्या होगी, किडनी क्रोनिक ग्रॉस कंजेनाइटल एनोमली, रीनल एनोमलीज, ठीक है, किडनी नहीं बनी है, किडनी में कोई रुकावट है, किडनी कोई पैथोलॉजी है उसकी वजह से। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ओलिगोहाइड्रोएमनियोस, ठीक है। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है, कॉम्प्लिकेशंस मतलब ओलिगोहाइड्रोएमनियोस पानी तो कम है उसकी वजह से परेशानियां क्या क्या आ सकती हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करें तो फिटल कॉम्प्लिकेशंस क्या है। फिटल कॉम्प्लिकेशंस में एमनियोटिक सेक में एमनियोटिक फ्लूइड की कमी से फिटस के डेवलपमेंट के लिए स्पेस कम है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये क्या करता है, फिटस के लिए एडिक्वेट स्पेस बना के रहता है जिसमें फिटस तैरता रहता है, ठीक है, वो फ्लोट करता रहता है। अब फ्लोट करता रहता है, स्पेस मिलता है, ऑर्गन्स प्रॉपर डेवलप होते हैं, सिस्टम प्रॉपर डेवलप होते हैं। स्पेस कम रहेगा तो फिटस में एनोमेली की संभावनाएं ज्यादा हो जाएंगी। कंप्रेशन रहेगा, लंग्स पूरे नहीं बनेंगे, तो दैट इज पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, ठीक है। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, लिम्ब डिफॉर्मिटीज हो सकती है लाइक टेलीपेस, पोर्टरफेस हो सकता है, या फिर ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है, ठीक है।
यदि ओलिगोहाइड्रोएमनियोस लेट प्रेगनेंसी में होता है तो इसकी वजह से कॉर्ड कंप्रेशन और मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम की संभावनाएं ज्यादा होती है। ठीक है, ये चीज हम पहले भी देख चुके। कॉर्ड कंप्रेशन क्यों होगा? क्योंकि पानी कम है तो फिटस का डायरेक्ट वेट है उस कॉर्ड पे आ जाएगा, कॉर्ड कंप्रेस रहेगा, मेकोनियम पास की लेबर है वो प्रॉपरली प्रोग्रेस नहीं करेगा, लेबर प्रॉपरली प्रोग्रेस नहीं करेगा तो मेकोनियम एस्पिरेशन की संभावनाएं है वो बढ़ जाएंगी। अब हम बात करें मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, वो तो फीटल की कॉम्प्लिकेशन होगी। ठीक है, अब मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या हो सकते हैं मदर साइड से? कि लेबर है वो प्रोलॉन्ग लेबर हो सकता है ना। लेबर प्रोलॉन्ग मतलब फ्लूइड एडिक्वेट नहीं था तो स्पेसिंग एडिक्वेट नहीं हुई, डिसइंफेक्शन प्रॉपर नहीं हुआ। ठीक है, तो लेबर है वो प्रोलॉन्ग हो सकता है। इंक्रीज चांसेस ऑफ सीजरिन, अगर मान लो लेबर प्रोलॉन्ग हो जाता है तो हमें क्या करना पड़ सकता है? बेबी को सर्जिकली आउट करना पड़ सकता है, और बेबी को सर्जिकली आउट करने को हम क्या बोलते हैं? सीजरिन सेक्शन। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है भाई? अगर मान लो फ्लूइड कम है तो हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे? ठीक है, अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में यदि ओलिगोहाइड्रोएमनियस है तथा फिटस नॉर्मल है तो कंजर्वेटिवली मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ? बेबी टर्म की तरफ है, ऑर्गन सिस्टम पूरे डेवलप हो चुके हैं, और 30 वीक 32 वीक के बाद में बेबी अगर मान लो डिलीवर भी हो जाता है तो हम उसको नियोनेटल आईसीयू में या फिर नियोनेटल केयर यूनिट में रख के बेबी को सर्वाइव करवा सकते हैं। ठीक है, तो अगर लेट थर्ड ट्राइमेस्टर है तो हमें क्या करना है? इसको कंजर्वेटिवली मैनेज करना है। कंजर्वेटिवली मैनेज का मतलब ज्यादा एग्रेसिवली कुछ नहीं करना है, वेट एंड वॉच, जितना एडिक्वेट टाइम निकाल सके। ठीक है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वाटर एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। मदर को बोलेंगे कि आप एडिक्वेट फ्लूइड्स लें, ज्यादा फ्लूइड्स लेंगे तो चांसेस है कि वो वहां तक भी वो डिफ्यूज करके जाएं। एमनियोन इन्फ्यूजन कर सकते हैं। एमनियोन इन्फ्यूजन में मतलब क्या हुआ? प्रोफाइलेक्टिक और थेरेप्यूटिक दो टाइप का होता है। प्रोफाइलेक्टिक मतलब कोई भी बीमारी होने से पहले हम लोग प्रोफिलैक्सिस के तौर पे हम उसको डाल सकते हैं, और थेरेप्यूटिक बीमारी होने के बाद में, मतलब इसमें बीमारी क्या है? इसमें फ्लूइड है वो कम है, तो फ्लूइड कम है तो हमें क्या करना है? एक्सटर्नली फ्लूइड को इन्फ्यूज करना है। एमनियोन इन्फ्यूजन, एमनियोन इन्फ्यूजन मतलब एमनियोटिक कैविटी में आपको फ्लूइड डालना है। अब फ्लूइड कौन सा डालोगे? तो नॉर्मल सलाइन है वो डाल सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल सलाइन डालेंगे। किससे इसके इंडिकेशंस क्या क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ फिटल डिस्ट्रेस फॉर डाइल्यूट और वाश ऑफ मेकोनियम, थिक मेकोनियम, रीनल एजेनेसिस और प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? एमनियोन इन्फ्यूजन के, एमनियोटिक फ्लूइड में एनएस इन्फ्यूजन के इंडिकेशंस है। फिटस डिस्ट्रेस में है या फिर आपको लग रहा है कि मेकोनियम पास कर दिया है और बहुत थिक है तो उसमें भी आप वॉश कर सकते हो। किडनीज नहीं बनी हुई है तो ये नहीं बना हुआ है, फ्लूइड नहीं बन रहा है तो आप उस कंडीशन में भी डाल सकते हो। प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स में भी। अब जो फ्लूइड हम बॉडी में डालने वाले हैं, बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर हम कितना मानते हैं? 37 डिग्री। तो एनएस डालेंगे वो ठंडी डालेंगे ज्यादा गर्म, तो हमें डालनी है बॉडी टेम्परेचर पे। व्हाट इज बॉडी टेम्परेचर? तो आइडियली 37 होता है। ठीक है, कितना डालेंगे? तो 250 ml सलाइन लगभग 30 मिनट्स में इन्फ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इन्फ्यूजन करते टाइम इंट्रायूट्राइन रेस्टिंग प्रेशर कितना होना चाहिए? तो 25 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम, ये तो हो गई अपनी ओलिगो की बात, ओलिगो मतलब कम की बात। अब हम बात करते हैं ज्यादा की बात। तो व्हाट इज पॉलीहाइड्रोएमनियोस? बात हम कर चुके। पॉलीहाइड्रोएमनियोस किसको बोलेंगे? 2 लीटर्स AFI 25 सिंगल पॉकेट मोर देन 8 सेंटीमीटर्स का डेप्थ। ठीक है, अब इसको हम ग्रेड करते हैं। ग्रेड का मतलब क्या है? हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड कैसे करेंगे? माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। ठीक है, माइल्ड कब बोलेंगे? जब सिंगल पॉकेट में डायमीटर 8 से 11 सेंटीमीटर का हो। मॉडरेट कब बोलेंगे? जब 12 से 15 हो। और सीवियर कब बोलेंगे? जब ये 16 से ज्यादा हो। ठीक है, अब हम बात करें कि ये पॉलीहाइड्रोएमनियोस हुआ क्यों, मतलब ये पानी ज्यादा क्यों हुआ वहां पे? तो पॉली होने का कारण क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड है, उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन किसका रहता है? फिटल के यूरिन का। तो यूरिन अगर ज्यादा बन रहा है, ठीक है, यूरिन प्रोडक्शन ज्यादा है, फिटल यूरिन प्रोडक्शन ज्यादा है, तो क्या होगा? पॉलीहाइड्रोएमनियोस होगा। अब फिटल यूरिन प्रोडक्शन ज्यादा कब होगा? यूरिन प्रोडक्शन के लिए अगर मान लो ज्यादा यूरिन कब आता है तो हमें सिंगल डिजीज कौन सी समझ में आनी चाहिए? डायबिटीज। जैसे डायबिटीज होता है यूरिन प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो जाता है, इसीलिए जो भी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनकी कंप्लेंट क्या होती है? बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है। ठीक है, अब इसके कॉन्जेनाइटल कॉजेज के बारे में बात करें कि पॉलीहाइड्रोएमनियोस के कॉन्जेनाइटल कॉजेज क्या हो सकते हैं?
तो एनेंसिफेली में क्या होता है, फेस तो बना हुआ होता है बट स्कल बना हुआ नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या होगा, स्कल नहीं बना हुआ है तो स्कल के अंदर क्या होता है, मेनिंजेस मतलब ब्रेन के ऊपर की कवरिंग, और ब्रेन के ऊपर की कवरिंग अगर मान लो ओपन है तो वहां से क्या होगा, वहां से फ्लूइड निकलेगा, और यहाँ का फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब बेबी में क्या है, मेडुला ब्रेन बना हुआ नहीं है प्रॉपर्ली, तो मेडुला भी नहीं बना हुआ है, ठीक है, हाइपोथैलेमस भी नहीं बना हुआ है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी नहीं बना हुआ है, तो ये सारे के सारे नहीं बने हुए हैं, तो बेबी के क्या होगा कि यूरिन का कंट्रोल रहेगा नहीं, डायबिटीज इंसिपिडस वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो डायबिटीज जैसे नाम आता है, यूरिन प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा, और दिस विल लीड टू पॉलीयूरिया, और पॉलीयूरिया से क्या हो जाएगा, पॉलीहाइड्रोएमनियोस, ठीक है। ओपन स्पिना बिफिडा क्या होता है, दिस इज ए कंजेनाइटल एनोमली, उसमें क्या होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका प्रॉपर क्लोजर नहीं हो पाता पीछे की तरफ से, तो इसमें भी क्या रहेगा, इसमें भी जो मेनिंजे है जिसकी कवरिंग है वो लंबोसेक्रल रीजन में क्या रहेंगी, इंक्रीज ओपन रहेंगी, तो वो क्या करेंगी, ट्रांसड्यूशन ऑफ CSF, उसमें भी क्या होगा, वहां से भी फ्लूइड लीक करेगा और पॉलीहाइड्रोएमनियोस हो जाएगा। अब ये तो हो गई कि कोई बॉडी का पार्ट एक्सपोज हो गया। दूसरी क्या सिचुएशन हो सकती है, यूरिन तो बन गया, उसको स्वेलो नहीं कर पा रहा है बेबी। अब स्वेलो करने के लिए क्या है, उसमें कोई परेशानी है, वो GIT ट्रैक्ट की है। GIT ट्रैक्ट की क्या हो सकती है, इसोफेगस है, इसोफेगस प्रॉपरली बना नहीं, आगे तक चैनलाइज नहीं हुआ, या फिर ड्यूडनल एट्रेज या ड्यूडनम नहीं बना, ड्यूडनम के आगे का पार्ट है वो नहीं बना, क्लेफ्ट लिप, पैलेट और नेक मसल्स, इन सब सिचुएशंस में क्या होगा, स्वेलोइंग वो प्रॉपर नहीं होगी, और स्वेलोइंग अगर प्रॉपरली नहीं होगी तो क्या होगा, फ्लूइड है वो बच्चे के चारों तरफ ज्यादा इकट्ठा रहेगा, और ज्यादा इकट्ठा रहेगा उसको हम क्या बोल देंगे, पॉलीहाइड्रोएमनियोस। एक सिचुएशन होती है डायफ्राग्मेटिक हर्निया। हर्निया क्या होता है, हर्निया मतलब बॉडी का कोई भी ऑर्गन जो अपनी नॉर्मल जगह पे होना चाहिए वो अपनी नॉर्मल जगह पे ना होके दूसरी प्रॉपर्टी में एनक्रोच कर जाता है, दूसरी जगह पास कर जाता है कोई भी एनाटॉमिकल डिफेक्ट वाले पॉइंट से, उसको हम बोलते हैं हर्निया। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, डायफ्राम हर्निया की। डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम थोरेक्स को एब्डोमेन से सेपरेट करने वाली एक लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम। अब डायफ्राम में हर्निया है तो उस सिचुएशन में भी बेबी क्या करेगा, स्वलो नहीं कर पाएगा, और वो फ्लूइड स्वलो नहीं करेगा तो क्या होगा, उससे होगा क्या, बेबी के चारों तरफ फ्लूइड ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा। यूजुअली 20 वीक्स पे ये कॉज करता है रिगर्जिटेशन का मतलब क्या होता है, जो स्वलो करा वो वापस से वोमिट करा, है ना। तो रिगर्जिटेट करने से क्या होगा, चारों तरफ फ्लूइड ज्यादा रहेगा। हाइड्रोप्स फिटेलिस क्या होता है, वो जो RH इनकम्पेटिबल कपल थे, मतलब मदर नेगेटिव थी फादर पॉजिटिव था, तो उन सिचुएशंस में क्या होगा, इनकम्पेटिबिलिटी से जनरलाइज एडेमा आएगा, क्योंकि आरबीसी ज्यादा टूटेंगी, तो जो ओस्मोलैरिटी है, जो वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड रुकना चाहिए वो अंदर नहीं रुक के बाहर निकलेगा, और इससे क्या होगा, फ्लूइड है वो ज्यादा रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोप्स फिटेलिस, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लेसेंटल कॉजेज के बारे में, कि प्लेसेंटा के भी कुछ कारण हो सकते हैं। प्लेसेंटल कॉजेज में क्या हो सकता है, कोरियो एंजियोमा, एंजियो जहां पर भी नाम आ जाता है, एंजियो डिनोट्स टू वेसल्स, एंजियो मतलब ब्लड वेसल्स, ये टर्म सारे आप याद कर लोगे, आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी मेडिकल में, ठीक है। तो कोरियो एंजियोमा, ठीक है, कोरियो एंजियोमा ऑफ प्लेसेंटा इंक्रीजेस ट्रांसड्यूसन, ठीक है। अब सर्कमवेलेट प्लेसेंटा है, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, पॉलीहाइड्रोएमनियोस, ठीक है। कोरियोनिक प्लेट इज स्मॉलर देन बेसल प्लेट, उसमें भी क्या होगा, फ्लूइड का ट्रांसड्यूसन ज्यादा होगा। और क्या कारण हो सकते हैं पॉलीहाइड्रोएमनियोस के, तो फीटस है वो एक की बजाय 2 या 3, ट्विन या मल्टी फीटल प्रेगनेंसी, ठीक है। उससे क्या होगा, यूरिन प्रोडक्शन ज्यादा है, स्पेस भी ज्यादा चाहिए, तो फ्लूइड भी ज्यादा होगा, ठीक है। मैटरनल कंडीशंस, मदर को डायबिटीज है, ठीक है, मदर को डायबिटीज है तो उसमें एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कैसे होगा, मदर के ब्लड में क्या है, शुगर्स ज्यादा है, शुगर्स मदर के ब्लड में ज्यादा है तो फीटल के भी ब्लड में शुगर्स है वो ज्यादा जाएंगी। अब फीटल के ब्लड में भी शुगर्स ज्यादा जाएंगी, तो जैसे शुगर लेवल बढ़ता है
यूरिन प्रोडक्शन बढ़ेगा, और यूरिन प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उससे एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ेगा। ठीक है, सिंपल। मतलब मदर के ग्लूकोज लेवल ज्यादा, तो मदर के ग्लूकोज लेवल ज्यादा तो मदर का ब्लड ही फिटस के पास जाएगा, तो फिटस का ग्लूकोज लेवल ज्यादा, फिटस का ग्लूकोज लेवल ज्यादा तो यूरिन प्रोडक्शन ज्यादा, और यूरिन प्रोडक्शन ज्यादा तो एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा। इसीलिए जो डायबिटिक मदर के जो बेबीज होते हैं वो साइज में नॉर्मल से बड़े होते हैं। ठीक है, और इसी वजह से उनमें सीजरिन के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, कोई कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की डिजीज हो, लिवर सिरोसिस हो, लिवर खराब हो, तो इन सब सिचुएशंस में क्या होगा, फ्लूइड है वो अंदर वेसल्स के अंदर न रुक के बाहर ज्यादा निकलेगा, तो एडेमा कराएगा, और एडेमा के साथ में ट्रांसल्यूशन कराएगा, तो उससे क्या रहेगा, जो फ्लूइड है वो ज्यादा रहेगा, पॉलीहाइड्रोएमनियोस रहेगा। अब इसके क्या क्या साइन सिम्टम्स हो सकते हैं। साइन सिम्टम्स मतलब ये कैसे कैसे मदर की क्या कंप्लेंट रहेगी, और हम चेक करेंगे तो क्या क्या मिलेगा। तो पल्पिटेशन फेल्ट बाय मदर, मदर को फील होता है कि पल्पिटेशंस हो रहे हैं, मतलब हार्ट, खुद की हार्ट बीट तेज सुनाई देती है, घबराहट रहती है, पल्पिटेशंस रहेगी। रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट होगा, क्यों, क्योंकि फ्लूइड ज्यादा है, फ्लूइड ज्यादा है तो थोरेक्स को एब्डोमेन से सेपरेट करने वाली लेयर डायफ्राम, डायफ्राम पे कंप्रेशन ज्यादा, तो लंग्स को फैलने के लिए स्पेस कम, लंग्स को फैलने के लिए स्पेस कम, तो सांस लेने में क्या होगी, परेशानी होगी। ठीक है, ब्रीदिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग एंड डिस्पनोए, एडेमा ऑफ एक्सट्रीमिटीज, एडेमा ऑफ एक्सट्रीमिटीज क्यों होगा, बॉडी में ब्लड को, साफ ब्लड को फेंकने के लिए अपने पास में क्या बनाया है बॉडी ने, हार्ट। हार्ट क्या करेगा, सर्टेन प्रेशर पे 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे ओर्टा में पुश करेगा, ओर्टा से वेसल्स, आर्टरीज, आर्टरीज से वो सारी सेल्स तक जाएगा, तो उसमें क्या सर्टेन प्रेशर है, तो प्रेशर की वजह से क्या होगा कि चला तो जाएगा, बट वापस आते टाइम जो वेनस रिटर्न है, वीनस रिटर्न के पास में क्या प्रेशर कम है, वीनस की वॉल्स भी कमजोर होती है, ये क्या है, कम सिस्टम वाला, कम प्रेशर वाला पार्ट है, तो इस वजह से क्या होगा कि पेल्विस में अगर कंप्रेशन रहेगा तो इस पे और ज्यादा जोर पड़ेगा, और ज्यादा जोर पड़ेगा तो क्या होगा, ब्लड की पुलिंग है वो पैरों में या फिर लोअर एक्सट्रीमिटीज में या फिर पेल्विस एरिया में ज्यादा होगी। अब ब्लड की पुलिंग ज्यादा होगी, पुलिंग का मतलब क्या हुआ, ब्लड नीचे की तरफ ज्यादा रुकेगा, हार्ट ने फेंक दिया और नीचे रुक गया, वो वापस आ नहीं पा रहा है क्योंकि जो यहाँ की जो वेन्स थी उनके ऊपर फिटस का दबाव है ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, वो वेन्स है, उन वेन्स में प्रेशर ज्यादा होगा, और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा होता है, और वेन्स सुपरफिशियल भी होती है और डीप भी होती है। तो जो सुपरफिशियल वेन्स हैं उनके पास में क्या है, सपोर्ट कम है, और सपोर्ट कम होने की वजह से क्या होगा कि वहां पर ब्लड रुका हुआ है, सपोर्ट कम है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो वो वेसल्स क्या हो जाएंगी, घूम जाएंगी। तो घूमने वाली टॉर्चुरस वेसल्स को हम क्या बोलेंगे, वेरिकोस वेसल्स, वेरिकोस वेन्स। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि वेरिकोसिटीज हो जाएंगी, वेरिकोस वेन हो जाएंगी, वल्वा रीजन की, एनल कैनाल की और लोअर एक्सट्रीमिटीज की। ठीक है, अब इसमें पॉलीहाइड्रोएमनियोस है, तो पॉलीहाइड्रोएमनियोस मतलब जितना होना चाहिए था पानी उससे ज्यादा है। अब पानी ज्यादा है तो यूट्रस का डिस्टेंशन ज्यादा है, यूट्रस का डिस्टेंशन ज्यादा है तो क्या होगा कि जो यूट्रस की साइज है नॉर्मली वो उससे ज्यादा मिलेगी, मतलब जितने वीक का बेबी की साइज होनी चाहिए उससे उसकी ज्यादा साइज मिलेगी, तो हाइट ऑफ यूट्रस या फिर हाइट ऑफ फंडस है वो ज्यादा लगेगी हमें। ठीक है, अब स्किन, ऊपर की जो स्किन है, एब्डोमेन की स्किन है, उसके अंदर फ्लूइड मतलब बड़ा यूट्रस है तो वो उस पर स्ट्रेच करेगा, स्ट्रेच करेगा तो खींचेगा, तो उसके ऊपर जो मार्क्स आएंगे उसको हम बोलेंगे स्ट्राई। स्ट्राई होंगे मोर टुवर्ड्स फ्लैंक रीजन। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर बड़ा शेक काफी बड़ा है। ठीक है, फिटल हार्ट साउंड है वो आप सुन नहीं पाओगे नॉर्मल स्टेज से, क्योंकि पानी के थ्रू वो साउंड है वो डिसअपियर हो जाएगा, आप अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे। ठीक है, लिए उसके लिए हमें आप स्पेसिफिक स्टेथोस्कोप चाहिए, फिर हार्ट डॉपलर चाहिए होगा। ठीक है, पल्पिटेशन ऑफ फिटल पार्ट डिफिकल्ट होगा, मतलब क्या होगा, फ्लूइड ज्यादा है, बेबी अंदर फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, तो आप जैसे छूना चाहोगे वो प्रॉपरली आप छू नहीं पाओगे, तो पल्पेशन विल बी डिफिकल्ट। ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी प्रेजेंटेशन है पॉलीहाइड्रोएमनियोस की, और पॉलीहाइड्रोएमनियोस क्या है, फ्लूइड ज्यादा। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, पानी ज्यादा है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। पानी ज्यादा है तो थैला पहले फट सकता है, थैला पहले फटने को हम बोलेंगे
प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, PROM, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, है ना। प्रीटर्म लेबर, अगर बैग के अंदर फ्लूइड ज्यादा है, यूट्रस के अंदर फ्लूइड ज्यादा है, मेम्ब्रेन्स हैं वो थिन हो गई, थिंड आउट होके रप्चर कर जाएंगी, तो प्रीटर्म लेबर स्टार्ट हो जाएगा। एब्रप्सियो प्लेसेंटा, एब्रप्सियो मतलब प्लेसेंटा का डिटेच होना, प्लेसेंटा अपनी जगह से डिटेच हो सकती है, ठीक है। सब इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, कॉर्ड बाहर निकल सकती है, कॉर्ड प्रोलैप्स कर सकती है, माल प्रेजेंटेशन हो सकते हैं, अनस्टेबल लाई हो सकता है। व्हाट इज अनस्टेबल लाई? ज्यादा बड़ा बैग है, उसमें छोटा फीटस है, फ्लूइड ज्यादा है, तो बेबी कैसे भी रोटेट कर सकता है, एंगेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा। लाई कैसा रहेगा? बेबी है वो, कभी आपको लगेगा कि नॉर्मल प्रेजेंटेशन है, कभी आपको लगेगा कि ब्रीच प्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो ये सारा का सारा किसकी वजह से हो रहा है? एक्स्ट्रा फ्लूइड की वजह से। अब इसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? पहले वाले में क्या था? फ्लूइड कम था तो हमने फ्लूइड एक्स्ट्रा डाल दिया। इसमें क्या, फ्लूइड ज्यादा है तो फ्लूइड को वापस निकाल लो। वापस निकालने को हम क्या बोलते हैं? सीरियल एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस मतलब निडल डाली और खींच के फ्लूइड बाहर निकाल लिया। कितना फ्लूइड निकाल सकते हैं? तो 500 ml फ्लूइड रिमूव्ड, और मैक्सिमम 1500 से 2000 ml तक आप रिमूव कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हो? इंडोमेथासिन थेरेपी दे सकते हो। इंडोमेथासिन फिटल यूरिन आउटपुट को डिक्रीज करता है, और यूरिन ही आपको पता है कि यूरिन ही एमनियोटिक फ्लूइड का मेजर कंटेंट है, तो मेजर कंटेंट कम हो जाएगा तो हो सकता है फ्लूइड भी कम हो जाए। इसके डोज के बारे में पूछा जा सकता है, 1.5 to 3 mg पर kg पर डे, ठीक है, सिंगल डोज ही आपको देनी होती है, ठीक है। अब इसके इंडोमेथासिन के साइड इफेक्ट्स के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंडोमेथासिन के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? तो प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ फीटल डक्टस आर्टेरियोसस, और इसलिए इंडोमेथासिन थेरेपी को 2 वीक्स पर क्या कर देना चाहिए? स्टॉप कर देना चाहिए।